अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 2-3 बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो एक जीआईटी के सामने पेश हुई हैं। उस जीआईटी ने 6 घंटे तफ्तीश की है, बहुत अहम सवालात किए हैं। उन सवालात के अंदर कुछ ऐसे भी सवालात किए हैं कि जो गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल से वो बात की जा रही है कि अगर वो हल हो जाएँ तो शायद पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के ऊपर कुछ हाथ नरम हो जाए, इमरान खान की रिहाई के हवाले से चीज़ें बेहतर हो सकें। इस जेआईटी के अंदर पेशी के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या बातें वहाँ पर हुई, तलखी भी हुई, उन्होंने गुस्सा भी किया जेआईटी अरकान के ऊपर। उसकी क्या तफसीलात हैं, क्या रुदाद वहाँ पर पेश आई, वो एक तो आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान ने अडयाला जेल से एक पैगाम दिया है और उस पैगाम के अंदर उन्होंने ये वाज़ेह किया कि मेरे ऊपर सख्तियाँ की जा रही हैं, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसमें उन्होंने कुछ सख्त बातें ऐसी की हैं कि माजी का हवाला दिया उसके अंदर और डायरेक्ट हिट किया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। क्या पैगाम दिया इमरान खान ने, कौन सी अहम बातें की हैं, ये भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे अहम नाज़रीन जिसकी तरफ तमाम जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनकी नज़रें हैं कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है। क्या ईद के बाद कोई तहरीक होने जा रही है या सिर्फ जलसे होने जा रहे हैं? और अगर तहरीक होती है तो अपोजिशन में से कौन-कौन होगा? क्या मौलाना फजल रहमान होंगे पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के साथ या नहीं? इसके ऊपर क्या तफसीलात हैं, क्या अंदरी खबर है, वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अलीमा खान जीआईटी के सामने पेश हुई हैं, उसकी तफसीलात ये हैं कि वो जीआईटी जो है वो हुकूमत ने तश्कील दी है और उसकी सरबराही जो है वो आईजी इस्लामाबाद जो हैं सैयद अली नासर रिजवी साहब, वो इस जीआईटी को हेड कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की काफ़ी सारी लीडरशिप को जो है वो पहले भी तलब किया गया। कुछ लोग पेश हुए, उमर अयूब साहब पेश हुए, बैरिस्टर गोहर साहब पेश हुए, रऊफ हसन साहब पेश हुए। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं, उनको भी नोटिस किए गए हैं। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उसमें जिब्रान इलियास हैं, उनको भी नोटिस किया गया। उसमें 2-3 और बड़ी अहम शख्सियात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते रहे हैं और अभी भी सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं। तमाम ट्वीट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सामने आते हैं या इमरान खान का जो अकाउंट है, उनका जो ज़ाती अकाउंट है ट्विटर का, वहाँ से जो ट्वीट सामने आते हैं, वो तमाम तर चीज़ें वही अलाइन करते हैं, उनको भी नोटिस किए गए हैं। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है तो इसलिए उसके अंदर पेश नहीं हो सके। जो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मौजूद है उसमें से काफ़ी सारे लोग पेश हुए, लेकिन गुज़श्ता कल जो है वो अलीमा खान साहबा पेश हुई और 6 घंटे जो है वो उनकी तफ्तीश की गई। अब यहाँ पर ये भी बात सामने रखनी चाहिए कि जब माजी के अंदर जब पनामा केस चल रहा था तो उस वक्त भी एक जीआईटी बनी थी और उस जीआईटी में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पेश होते रहे, उनके बच्चे पेश होते रहे, यानी कि हसन नवाज और हुसैन नवाज जो हैं वो भी उस जीआईटी के अंदर पेश होते रहे। इवन के जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहबा, वो भी जीआईटी के अंदर पेश होती रही। तो कोई भी कानून से बालातर नहीं है। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि ये जो तजिया निगार हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े सहाफ़ी एंकर्स हैं पाकिस्तान के, ये उस वक्त ये लेक्चर दिया करते थे कि जी एक खातून को मेल जो जीआईटी अरकान है उनके सामने पेश किया जा रहा है, औरत कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी। उस वक्त ये बात आम फहम होती थी कि जी ये ज्यादती की जा रही है सरासर। लेकिन अब किसी को ये बात याद नहीं आएगी क्योंकि ये कोई अशराफिया की फैमिली नहीं है, ये कोई बिजनेसमैन बिजनेस टाइकून की फैमिली नहीं है, एक सादा सी फैमिली है। वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान की बहन है। वो 6 घंटे उनकी तफ्तीश की गई और उसमें उनसे ये भी पूछा गया कि आप का राब्ता है जिब्रान इलियास से। जिब्रान इलियास कौन है? तो उन्होंने कहा जी मेरी उनसे कोई मुलाकात तो नहीं है, लेकिन मेरा उनसे राब्ता अक्सर रहता है। अब राब्ता किस घर से रहता है, उसकी तफसीलात तो यही है कि इमरान खान जो जेल से बात करते हैं, वो किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए कि वो ट्वीट्स की जा सके। यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट या इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान से चलाया जाए तो किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि इमरान खान जो बात करते हैं वो एज इट इज उनके ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की जा सके, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वो आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो वो चूंकि बाहर जो लोग हैं, जिब्रान इलियास हैं, डॉक्टर शहबाज गिल हैं, वो बाहर से उन तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा उनसे राब्ता ज़रूर रहता है, मैं उन्हें ट्वीट्स लिख के भेजती हूँ, वो ट्वीट्स करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से और इमरान खान के अकाउंट से। इसके अलावा मेरा मतलब उनके साथ मुलाकात नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें उनसे पूछी गई कि आपने आईएमएफ के हवाले से बात की या ट्वीट किया, क्यों किया? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये हमारे टैक्स का पैसा है, हम क्यों बात नहीं कर सकते इसके ऊपर। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं गैर सियासी खातून हूँ, सिर्फ मैं जद्दोजहद अपने भाई की रिहाई के लिए कर रही हूँ। जब तक वो जेल के अंदर हैं तो मैं ये तमाम तर चीज़ें कर रही हूँ, जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो मेरा इस तमाम तर चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो 6 घंटे एक तवील यानी कि उनकी तफ्तीश की गई और यही सवाल उनसे पूछे गए। सोशल मीडिया के हवाले से सवाल पूछे गए, जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, खुसूसन दोनों
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल भी और इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसके हवाले से उनसे पूछा गया। और इस हवाले से ये भी बातें ज़ेरे गौर हैं कि जो मौजूदा क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें से मेजॉरिटी जो लीडरशिप है वो ये सोचती है, समझती है, चाहती है कि वो ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट किए जाएं। अगर पाकिस्तान से ऑपरेट होंगे तो फिर एज इट इज़ बात नहीं की जाया करेगी, कुछ सख्त बातें जो हैं वो सेंसर कर दी जाया करेंगी। तो इसी वजह से ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान निगोसिएशन के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दोनों ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पीटीआई का और इमरान खान का दोनों पाकिस्तान से ऑपरेट करें और वहां पर तस्वीर ना लगाई जाए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और वहां पर इतनी सख्त बातें ना लिखी जाएं, तो शायद कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, शायद फिर कोई रास्ता बन सकता है बातचीत का। लेकिन इमरान खान की हदायत, इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के बगैर ये हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर चीजें लिखी जा रही हों। इमरान खान कहते होंगे कि लिखी जाएं, एज इट इज लिखी जाएं, तो ही लिखी जाती हैं। तो इस हवाले से जो है वो जेआईटी ने बहुत सारे सवालात किए, 6 घंटे की तफ्तीश हुई, उसके बाद फिर उन्हें जाने दिया गया। लेकिन बाकी भी इसके अंदर लीडरशिप जो है वो पेयर हो रही है। लेकिन जो लोग बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं इन ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स को, वो चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी तफ्तीश ना हो सकती है, ना हुई है, और ना वो जेआईटी के अंदर पेश हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर यही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनको पाकिस्तान से ऑपरेट करने से, उन पर चीजें कुछ कम लिखने से क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं? अगर मेरा ख्याल है चीजें बेहतर हो सकती हैं तो इस चीज को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। माजी के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता था या मरियम नवाज का जो ट्विटर अकाउंट होता था, वो भी कभी कई महीने जो है वो खामोश रहता था। मफाहमत होती थी तो ही चीजें बेहतर होती थी। बहरहाल इस चीज का फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और खुसूसन इमरान खान ने करना है। तो ये एक तफसीलात थी जी, जो अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की बहन है वो जीआईटी के अंदर पेश हुई, इस हवाले से उनसे सवालात किए गए। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, जो इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके हवाले से इमरान खान ने 2-3 दिन कबल एक बहुत अहम पैगाम भी दिया और उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर मजीद सख्तियां की जा रही हैं, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयान पहले काफी सारे उन्होंने दिए। वो इस तनाजर में दिए जाते हैं कि कभी उनकी लाइट बंद कर दी जाती है, कभी कहा जाता है कि उन्हें मुलाकातें नहीं करने दी जा रही फैमिली से, वकला से, लीडरशिप से, और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बेगम, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो यही सख्तियां होती हैं बुनियादी तौर के ऊपर जेल के अंदर। और बाकी वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें जो है वो उनकी लाइट ही मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए, उन्हें खाना ना दिया जाए, उन्हें सहरी अफ्तारी ना दी जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। रियासत के अंदर जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के भी कुछ चीज़ें हैं जो जिनका ख्याल किया जाता है। लेकिन इमरान खान ने 2-3 दिन कबल एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और बड़ा सख्त पैगाम दिया। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जी मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए जो टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका हवाला जो है उन्होंने माजी के साथ कुछ चीजें रिलेट करने की कोशिश की। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने कहा जी माजी के अंदर जनरल याह्या ने जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनकी जो बेगम थी, उनकी जो अहलिया थी, उन्हें कुछ नहीं कहा गया था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। अब फिर थोड़ा सा आगे आके उन्होंने 80s के उसके अंदर उन्होंने कहा जी जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया, मार्शल लगाया, बंदे सलासर रखा, पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्तियां की, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मिसेस थी, उनकी जो अहलिया थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। मतलब इतना लिहाज किया जाता रहा, मतलब उनका ये था बात करने का। फिर उन्होंने लेट 90s की बात की कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, अटक किले के अंदर बंद कर दिया, उनके ऊपर जुल्म सितम किए, लेकिन उनकी जो अहलिया थी बेगम कलसूम नवाज मरहूम जो हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। वो तहरीक भी चला रही थी, वो पार्टी लीडरशिप की जो है वो मीटिंग्स भी अटेंड कर रही थी। तो एक ये थोड़ा सा एंगल जो है वो पहले डिफरेंट रहा, अब जो डिफरेंट हो गया है। उन्होंने कहा जी बुशरा बेगम को गिरफ्तार इसलिए किया जाता है ताकि मुझे तोड़ा जा सके, मुझे तोड़ने के लिए, मुझे कमजोर करने के लिए बुशरा बेगम को बार बार गिरफ्तार किया जाता है, बार बार रिहा किया जाता है, लेकिन मैं किसी भी उसके अंदर प्रेशर के अंदर नहीं आऊंगा, मैं मजबूत हूं, मैं नहीं टूटूंगा। तो ये उन्होंने जो माजी के 2-3 हवाले दिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तारीख तो लिखी जाती है, माजी तो सामने होता है, तो माजी के अंदर ये तमाम तर चीजें होती रही हैं। जो तारीख के हमने उस वक्त नहीं देखा अपनी आंखों से, हम छोटे होते होंगे, लेकिन हमने पढ़ा है, हमने तारीख में पढ़ा है कि ये तमाम तर चीजें होती रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर भी यही है कि क्या उन तीनों, यानी कि जो पहले परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल के अंदर हुआ, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के अंदर हुआ, या जनरल याह्या के मार्शल के अंदर हुआ, क्या उन तीनों के अंदर किसी जो रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि जो उस वक्त की लीडरशिप थी, उन्हें कोई सजा दी गई? नहीं दी गई, बिल्कुल नहीं दी गई।
ہمیشہ قصوروار جو ہیں وہ پولیٹیشین بنتے ہیں، جو فارمر پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہی پابند سلاسل ہوتے ہیں، انہیں قید بھی ہو جاتی ہے، انہیں پھانسی بھی لگا دیا جاتا ہے، جلا وطن بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ایک ماضی کا حوال دے کر تمام چیزوں کو ریلیٹ کیا، اور آخر کے اوپر پیغام یہی دیا کہ میں بالکل نہیں ٹوٹوں گا، میں مکمل طور کے اوپر مضبوط ہوں۔ اور ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی بھی ڈیل کرنے کے اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پر مضبوط ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہیں بھی لمبا جیل کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ مکمل طور کے اوپر تیار ہیں۔ تو یہ عمران خان نے مزید سختیوں کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا اہم پیغام دیا۔ تیسرے نمبر کے اوپر ناظرین، جو عید کے بعد تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اب اس کے اندر دو تین باتیں جو ہیں بڑی دلچسپ بھی ہیں، بڑی اہم بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری اکٹھی ہوگی، یا اپوزیشن میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہوگی، یا اس کے ساتھ چھوٹی جماعتیں ہوں گی۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں ناظرین ایک تو سب سے اہم جو میرے نزدیک بطور صحافت کے طالب علم کے، تاریخ کے طالب علم کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو اس الائنس کے اندر، الائنس ویسے تو تحریک تحفظ پاکستان آئین جو ہے وہ موجود ہے، اس میں جے یو آئی فے یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی نمائندگی بھی موجود ہے، لیکن اگر عید کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر آیا جائے، کوئی احتجاج کیا جائے، کوئی لانگ مارچ کیا جائے، کوئی جلسے، کنونشنز، ریلیز کی جائیں، تو اس صورت کے اندر کیا جے یو آئی فے اس اپوزیشن الائنس کا حصہ ہوگی؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہوگی؟ اس کی ایک تو اخلاقی طور کے اوپر بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر جے یو آئی فے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج میں اکٹھے جائیں گے، تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، 4 میں سے ایک صوبہ کے پی کے ہے، اور کے پی کے کی تقریباً 95% جو ہے وہ تھنکنگ، تھاٹ، لیڈرشپ ایک طرف ہو جائے گی۔ تو اخلاقی طور کے اوپر کیا پیچھے بچے گا کہ پورے صوبے کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں، 2 ہی بڑی نمائندہ جماعتیں ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف ہے، دوسری جے یو آئی فے ہے، اگر وہ ایک پیج کے اوپر ہو جاتے ہیں تو پورے کا پورا صوبہ یعنی کہ 95% جو اخلاقی سپورٹ ہے اس صوبے کی، وہ اس احتجاج کے ساتھ چلی جائے گی۔ دوسرا، بلوچستان کے اندر بھی جے یو آئی فے کے بہت اسٹریٹ پاور ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی وہاں پر اچھا اثر و رسوخ ہے۔ اس کے علاوہ جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ بھی اس الائنس کا حصہ ہیں، تو بلوچستان کا بھی ایک بہت بڑا پورشن جو ہے اس کی اخلاقی حمایت جو ہے وہ اس اپوزیشن الائنس کے ساتھ ہوگی۔ تو جے یو آئی فے کا اس اپوزیشن الائنس کے ساتھ ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر تحریک کے مرکزی کنٹینر کے اوپر مولانا فضل الرحمان موجود ہوں گے تو پھر شاید ریاست کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہوگا۔ ریاست سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہوگا، پھر حکومت کے دن گنے جا سکیں گے، اور اس کے بعد شاید حکومت جو ہے وہ لمبا عرصہ نہ ٹک سکے، اور پھر حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے۔ 2 طرح کی باتیں زیر غور ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو ڈائریکٹ لانگ مارچ کیا جائے گا جس میں تمام اپوزیشن موجود ہوگی، دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ کنونشنز، ریلیز، جلسے کیے جائیں گے پورے ملک کے اندر، اور ایک دفعہ جو ہے وہ انرجیٹک طریقے سے کارکنان کو موبلائز کیا جائے گا، اور یہ ایکسرسائز جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے کی ہوگی۔ پھر بڑی عید کے بعد جو ہے کچھ موسم بھی بہتر ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ لانگ مارچ کی تیاری اور اعلان کیا جائے گا۔ اب یہ 2 ہی صورتیں ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد کیا صورتحال بنتی ہے، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور حکومت کے لیے کتنے مشکل دن شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی 2-3 اہم ڈیولپمنٹس تھی آج کے دن کی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پر میزبان عزیز شان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔